अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। आज 28 मई यानी यौम तकबीर है, वो दिन कि जिस दिन हमने अपने दुश्मन के वो तमाम मंसूबे जो हमें सफ़ाए हस्ती से मिटा देने के लिए दुश्मन ने बनाए हुए थे उन्हें खाक में मिला दिया। आज से 27 साल कबल हमने दुश्मन को ये बावर करवा दिया था कि आइंदा हमारी जाने मैली आंख से देखने की जरूरत की तो पूरी कौम मिलकर उसकी आंखें फोड़ देगी। नाज़रीन, 28 मई के दिन की अहमियत का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि जब दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत की तो हमने उसकी इस कोशिश को सोशल मीडिया पर मजाक और मीम से ही हवा में उड़ा दिया। हमारा दुश्मन समझ रहा था कि रात की तारीकी में हम पर हमला करके हमें खौफ और हिरास में मुब्तला कर देगा, लेकिन हम बतौर एक बाएतमाद कौम अपने दुश्मन की इस बुज़दिलाना कार्रवाई को हमने खातिर में ही नहीं लाया, क्योंकि हमें इस बात का पूरा यकीन है कि दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो या हमसे कदमे चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमारे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता और ना ही हमसे हमारी आज़ादी छीन सकता है। और इसकी वाहिद वजह 28 मई का वो दिन था जिस दिन हमने अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का इरादा करते हुए दुश्मन के 5 एटमी धमाकों का जवाब 6 एटमी धमाके करके दिया। आज अगर हम अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं या पानी रोकने की धमकी के जवाब में दुश्मन का सांस बंद करने की धमकी लगाते हैं, तो इसकी वाहिद वजह हमारा एटमी कुव्वत होना है। आज अगर हमारे पास ये एटम बम ना होता तो दुश्मन हमें कब का जो है वो तरनवाला समझकर निगल गया होता। नाज़रीन, 28 मई का दिन महज एटमी धमाके करने का दिन नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की आज़ादी की ज़मानत का दिन है। लेकिन हमारे आने वाली नस्लों के लिए क्या सिर्फ ये आज़ादी काफ़ी होगी या फिर उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारी सियासी क़यादत की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं? क्या एटम बम बनाने का मकसद महज आज़ादी को बरकरार रखना है या इस आज़ादाना माहौल के समरात को आवाम तक मुंतकिल करना भी है? आज का दिन हमें अपने अपने गिरबानों में झांकने का मौका भी फराहम करता है कि हम अपने गिरबानों में झांकें और ख़ुद से सवाल करें कि क्या हम इस मुल्क की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं जिसका ये मुल्क हकदार है। ये सवाल ज़ाहिर है आजकल जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मुल्क में सारा वही बैकग्राउंड है जिसकी वजह से ये सवाल जो है वो यहाँ पर रख रही हूँ और सवाल उठाने की कोशिश भी करूंगी। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार है, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है हमाद हसन साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में जो है वो हमें वक्त दिया है। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। हमाद हसन साहब, थोड़ा सा आपसे अगर गुफ्तगू का आगाज़, पहले तो अलीमा खान साहिबा ने जो वो कुछ लोग कह रहे बड़ी मैग्नानिमिटी शो की है कि वो कहती हैं कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद के ऊपर बातचीत हो सकती है। अब जाहिर है गवर्नमेंट का इसके ऊपर एक रिस्पॉन्स तो आ रहा है, वो कह रहे चले हमारे पास तो देने के लिए शायद XYZ कोई 3-4 चीज़ें होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदले में क्या दे सकती है? आप सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी जो सियासी तारीख़ है उसमें हमेशा सियासी क़यादतों ने, जमहूरी क़ुव्वतों ने मुश्किलात को भुगता। ये पहली बार नहीं हो रहा है इमरान खान के हवाले से, बल्कि इनसे ज़्यादा सख्तियाँ उन्होंने भुगती, यानी 1947 से लेकर अभी तक। उससे पहले भी होता रहा लेकिन बाद में भी ऐसा हुआ। अब इस सिलसिले को ख़त्म कर देना चाहिए। वक्त बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है, शऊर आ चुका है, सियासी डायनेमिक्स भी तब्दील होते जा रहे हैं। अलीमा खान ने जो बात की है तो उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते कि वो अपनी ताकत को पहचान ले। उनके पास देने के लिए ये है कि उनकी एक मकबूलियत तो है खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उस मकबूलियत के नताइज क्या निकल रहे हैं? उस मकबूलियत के नताइज बैड गवर्नेंस की सूरत में निकल रहे हैं, उस मकबूलियत के नताइज करप्शन की सूरत में निकल रहे हैं, उस मकबूलियत के नताइज एहतजाजों और हुल्लड़बाजियों की शक्ल में निकल रहे हैं। इसको वो डाइवर्ट कर दें, बेहतरीन लोगों को सामने लाए, डिलीवर भी करें। अब नवाज शरीफ से या शहबाज शरीफ से हम लाख भी इख्तिलाफ करें, मरियम नवाज पे हम लाख भी तनकीद करें, लेकिन डिलीवर तो किया है उन लोगों ने, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेहतरीन तौर पर, यानी दूसरे कंपेयर टू अदर्स उन्होंने बेहतरीन डिलीवर किया है। अब इमरान खान को इस पे फोकस करना चाहिए। इमरान खान को यूट्यूबर से निकलना चाहिए, गालम गलोच से निकलना चाहिए, इल्ज़ाम दुश्मनाम से निकलना चाहिए, सियासत की तरफ आना चाहिए, जमहूरियत की तरफ आना चाहिए, सियासी कुव्वतों के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाना चाहिए। सियासी हक है, उनका मौक़िफ़ तो यही है ना सर। वो कहते हैं वो छीन लिया गया तो कौन सी सियासत, कौन सी जमहूरियत, फिर क्या करें? वो कहते हैं फॉर्म 47 की हुकूमत इन प्लेस है, जमहूरियत का तो जो बेसिक वो है वही चैलेंज हो गया ना। देखिए अगर वो फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं तो फिर 2018 में क्या हुआ? RTS की हुकूमत भी थी ना। इससे ये तो हकाइक हैं, हमारे सियासी हकाइक तो ये हैं, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। नहीं, लेकिन अगर 2018 में कुछ गलत हुआ तो 25 में भी गलत होने दें, ताकि उसके बाद जब 5 साल बाद इलेक्शन हो तब भी गलत होने दें। 32 में होगा शायद, तब भी गलत होने दें। देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ। देखिए इमरान खान के रवैये को आप देख ले, वो सियासी तौर पर कितने तनहा हैं, यानी उनके साथ कोई भी सियासतदान नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ
हमारी रवायत ये नहीं रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, उनको माजूल कर दिया गया, MRD बनी, बेनज़ीर भुट्टो निकल आई थी, तो उनके साथ सबसे पहले कौन खड़ा हुआ था? वो सियासी लीडर वली खान खड़ा हुआ था, जिसपे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया, अल्लामा नासिर अब्बास को, हामिद रजा साहब को, शाहिद खाकान अब्बासी को, मैं बहुत नाम बता सकती हूं, आप नहीं समझते वो सियासतदान, ये यशफीन सियासतदान अल्लामा नासिर अब्बास नहीं, ये सियासतदान आप शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं कह सकते। सियासतदान एमल वली है, मौलाना फजलुर रहमान है, बिलावल भुट्टो है, नवाज शरीफ है, इन लोगों की कुव्वत मौजूद है। ये कौन सी बात है कि आप एक जमात में अलग हो जाए, कहे कि मैंने अलग जमात बनाई? कौन सी ताकत है उनकी? कोई ताकत नहीं। कौन सी ताकत है? देखिए वो क्राउड पुलर नहीं है। देखिए सियासी कुव्वतों के साथ वो डायलॉग को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, वो अकेले खड़े होंगे, दश्त में खड़े होंगे, उनके सिर के ऊपर कोई साया नहीं होगा। वो साया ढूंढे, वो अपने सियासी हलीफों को साथ मिलाए, वो आगे बढ़े। साया ढूंढने की कोशिश की है या क्या किया, ये पूछ लेती हूँ मैं अली बुखारी साहब से, बताइएगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा ने कुछ थोड़ा सा रास्ता ढूंढने की कोशिश की है। अब देखते हैं ये बात कहाँ जाती है। रास्ता ढूंढने की वाकई कोशिश की अलीमा खान साहिबा ने, या हम गलत रीड कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया यशमीन आपका। देखिए यशमीन, सबसे पहले तो मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ ना, हमने हमेशा अपने सर पर खुदा का साया ही महसूस किया और उसी की जुस्तजू की और उसी की तलबगार। सो ये किसी और का साया अगर हो, जब भी दुनिया सारी में जो है ना, जब भी जो ताकतवर पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो तन्हाई रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक साइड से उठा के देख लें, आज देख लें मोदी इंडिया में बैठा हुआ, उसके पास जो है कितनी सीट्स हैं, उसके साथ कितनी पार्टीज चल रही हैं, या इधर चले जाएं, ईरान की तरफ चले जाएं, इवन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, और उससे पहले कायदा मोहम्मद अली जिन्ना से स्टार्ट कर दूं मैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तक आ जाए। मियाँ साहब तो सियासी लीडर नहीं है ना, मियाँ साहब तो एक मैंने इनकी बात सुनी बड़ी तसल्ली से, मेरे भाई हैं, मैं तो अपना व्यू दे रहा हूँ। मियाँ साहब ने कितनी को मारे खाई, कितनी को कैदे खाई, कितने को पर्चे हुए, हर दौर के बेनिफिशरी मियाँ साहब रहे। 85 जुनैद साहब के खिलाफ बेनिफिशियर नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो 88 में वज़ीर आला कौन? नवाज शरीफ साहब, उनके अदम एतमाद लेके आए नवाज शरीफ साहब। बेनज़ीर भुट्टो और उनके खिलाफ जितने भी वो इश्तिहारात होते थे, मुजद्दद कौन? नवाज शरीफ साहब। 90 में असगर खान पिटीशन बोल रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब। 93 बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब, सुप्रीम कोर्ट में पथराव करके बेनिफिशरी जितने लोगों ने पथराव किया सब MNA बने, बहुत फौत हो गए लेकिन अभी मौजूद नवाज शरीफ साहब। 1999 में इनकी गवर्नमेंट गई, उसके बाद 2007 बेनिफिशरी नवाज शरीफ साहब। बड़ा भाई कह रहा छोटा के डोज है दो, जजेस मैनेज, हर चीज किसने की? नवाज शरीफ साहब ने। लेकर कौन आए इनको? जनरल जिलानी साहब। यहाँ तक पहुंचे किसकी बेसिस के ऊपर? चलते चलते किसने मीटिंग की? क्या नहीं, सबसे जाके उस टाइम जो जनरल इशफाक परवेज क्या नहीं थे। सो फॉर गॉड सेक ऐसी बातें ना करें ना, बहुत कुछ है ना। मियां साहब ने ये भी ना कहना उन्होंने इस मुल्क के लिए किया भी बहुत कुछ है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। 25वीं आपके IMF की अभी डील हो रही है, हुई 25th 17 डील्स ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने किया। सुन लें, नहीं, लेट मी करेक्ट यू विद सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। आजाद हुआ परवेज मुशर्रफ के दौर में, चेक कर लीजिएगा इसको। 17 में दफा 25 में से डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट, बाकी पार्टियों की गवर्नमेंट, सबको मिला लें 25 में। अब देखें ना, एक क्वेश्चन आ गया, मैं एड्रेस तो कर सकता हूँ ना, जो इन्होंने कहा बहुत उसने कर दिया। 25 में से 17 दफा इन भाइयों की हुकूमत में IMF के पास गई है, 17 में से 25 दफा। जब 2007 में शहबाज शरीफ CM पंजाब बना, उस टाइम पंजाब डेबिट में था या प्रॉफिट में था? चेक कर लीजिएगा जरा, आपको पता चलेगा प्रॉफिट में था। और जब ये मौसूफ 2013 में दोबारा गए, डेबिट में था। यार दिस इज योर प्रोग्रेस। क्या इसको प्रोग्रेस कहते हैं आप? नहीं। प्रोग्रेसिव साइड पे आप जाते हैं, आज की डेट आपने पूरा अपना इंट्रो किया है एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर। आज की तस्वीरें देख लें उठा के प्रिंट मीडिया की, आप ऐड उठा के देख लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की कोई तस्वीर कहीं भी नहीं है। दिस इज देयर पैट्रियटिज्म, इसको आप पैट्रियटिज्म कहते हैं। मियां साहब ने कुछ भी नहीं किया, मियां साहब ने कुछ भी नहीं किया। मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वो स्पीच सुनी थी जब वो आजादी के बाद सबसे पहले रावलपिंडी बार में गए थे, मैं उसका भी विटनेस हूँ। ठीक है, देखिए अगर कोई ये कहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कुछ नहीं किया तो ज्यादती है, कोई ये कहे कि नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया वो भी ज्यादती है। मैं तो कह, आप एक्नॉलेज तो करें ना। उनकी बेटी की स्टेटमेंट आ जाइए डॉन न्यूज पे, जरा सुनिएगा, उसको लगाइएगा, लोग देखेंगे,
उन्होंने क्या शिकवा किया, क्या डॉक्टर दीना की, ठीक है। अब बात यह है कि आप कहते हैं हमारे से, यार हम तो पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम तो मारे खा रहे हैं ना। खान साहब जेल में 2 साल के लिए, उनकी बीवी साहिबा जेल के अंदर है जिसको 7 साल पनिशमेंट हुई है, जो प्रॉपर्टी क्लॉज में फॉल नहीं करती 10 साल से नीचे जो, और खातून है। आप पिटीशन नहीं लगा रहे उनकी, 26वीं अमेंडमेंट लगा के आपने 26वीं अमेंडमेंट लगा के आपने नहीं देखें। हम कुछ 2 लॉ की बात नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ करें यार, आप रूल ऑफ लॉ कर दें। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में एग्जीक्यूट करने, सारी चीजें दोस्तों जाएंगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके से मजीद बात करते हैं। तो जो आप बात करें इस पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो तहरीक, एहतजाज, फिर साथ ही साथ कुछ लोग कुछ दो, फिर मुज़ाकरात की सारी बातें जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्या एंड गोल क्या है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात करें इस वक्त जो कुछ मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी कुछ इशूज़ पे हम बात कर रहे थे। हमाद साहब, एक स्टेटमेंट जो कॉन्स्टेंटली आ रही है और बार बार कहीं ना कहीं से एक फीलर आता है कि कोई मुल्कगीर एहतजाज जो है वो अब किया जाएगा पीटीआई की तरफ से। जुनेद अकबर साहब भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हम तहरीक चलाएंगे और मेरे दोनों कंधे अब उस तहरीक को जो है वो हासिल होंगे। अभी शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा है कि किसी भी वक्त मुल्कगीर एहतजाज की कॉल हो सकती है। तो आपको लग रहा है कि कोई एहतजाज की एक तो तैयारी हो रही है और ये पुल ऑफ कर सकते हैं एहतजाज, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमती लोगों का तो ये भी ख्याल है कि अभी कर नहीं सकते। जब हम कहते हैं ना कि पीटीआई को समझदारी नहीं है, हाँ। तो ऐसे तो नहीं कहते। अब हालात को देके हाँ। और वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। 26 नवंबर के बाद उनके कारकुनों में क्या वो सिकत देखने में आई, वो हौसला देखने में आए जो पहले था। दोबारा तो कॉल ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना हौसला है कि एक मिनट ऋषि, देखिए पहले तो उन्होंने सख्ती नहीं देखी थी ना, 26 नवंबर को देखी, ठीक है। जब इक़्तिदार से चले गए तो फिर वो चीज़ तो नहीं थी ना, वो जो जिनको गोद लिया था 2011 में पीटीआई बनाई थी, वरना बनी तो 1996 में थी, लेकिन एक सीट भी उनके पास नहीं थी, कहीं ले दे के मियांवाली की एक सीट होती थी। अब उनके कारकुनों में वो हौसला नहीं है। सैकड़ों कारकुनों पर मुकदमात बने हैं, हाँ। बहुत से जेलों में हैं। ये इनके लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि इनके लिए तो एक इंकशाफ था इसमें। दूसरी बात ये है कि खैबर पुख्तनख्वा जो उनका पावर हब है, जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी कुव्वत है, वहाँ पर तंजीमी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि जो उनके सूबाई सदर हैं जुनेद अकबर, उसके हल्के के एमपीए जो है शकील खान, जो सीएनडब्ल्यू के मिनिस्टर थे और उनको गंडापुर ने हटाया था, तो शकील खान और जुनेद अकबर के अपने हल्के में इख्तलाफात हैं। एक प्रेसिडेंट इसका है और जनरल सेक्रेटरी दूसरे का है, और जो फंडिंग्स है उस पे भी आपस में इख्तलाफात है। तो जब ये सूरत हाल है, सूबे में करप्शन जो है, अभी 40 अरब का स्कैंडल सामने आया, 17 अरब का दूसरा आया, गवर्नेंस इंतहाई खराब है। इस हालत में वो अपने पावर हब से कैसे लोगों को, लेकिन बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया है करप्शन को केपीके के अंदर ने, जो केपीके के अंदर जो कम होता है, मेरा ख्याल है इस बात को तो अप्रिशिएट कर। देखे ना, करप्शन हमारे सिस्टम में नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते। 40 अरब का स्कैंडल है, ये कम हुआ है। नहीं, मैं स्कैंडल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अभी तो करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है केपीके के अंदर, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 3 रुकनी कमेटी इमरान खान ने बनाई थी, उस कमेटी में शाह फरमान थे, उसमें काजी अनवर थे, उसमें ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी थे। मुसद्दिक अब्बासी के अलावा दोनों पर करप्शन के इल्जामात लगे। नहीं, बाबर सवाती की सुपरविजन के अंदर कमेटी काम कर रही है। देखिए, मैं कोई और बात नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं, पार्लिमानी कमेटी है ना, वो तो पार्लिमानी कमेटी। एक मिनट, जो कमेटी इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी, उन सब पे करप्शन के इल्जामात लगे। जो बाबर सलीम स्वाति की कमेटी है, बाबर सलीम स्वाति पे मैंने या आपने इल्जामात नहीं लगाए, इसी पीटीआई के आजम स्वाति ने उस पे इल्जामात लगाए। तो जब ये सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल में फिर वो एहतजाज के लिए कैसे निकलेंगे? साथ साथ हिंदुस्तान के साथ अभी जंग हुई है, सूरत हाल में एक बड़ी तब्दीली आई है, ड्रामाई तब्दीली आई है। एक बड़ा ब्लॉक बन रहा है चाइना का, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और अजरबैजान का। मामलात उस तरफ कन्वर्ट होते जा रहे हैं और ये कहते हैं हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। भाई, आप एहतजाज के लिए निकलेंगे कैसे? आपकी अखलाकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है। चल, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि जैसी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस भी लेवल पर हो रही है, नून लीग से या दूसरी सियासी जमातों से हम ये तवक्को करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं तो नहीं करती, पता नहीं आप करते हैं तो बता दें। अगर कोई करप्शन का स्कैंडल आए, कोई इल्जाम लगे, तो छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बहुत बातें हैं। करप्शन के इल्जाम किस पर नहीं लगे?
नहीं है। एक इख्तियार वली है हमारे दोस्त, उसको कहीं इधर पे पता नहीं कोऑर्डिनेटर या क्या रखा है, एक अमीर मकान है, पार्टी उसी से शुरू हो जाती है, उसी पे खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा वहाँ पे मुस्लिम सबसे तहरीक चलाने का जो वक्त है वो ठीक नहीं है। ये बात खाली अभी हमाद साहब नहीं कह रहे, ये बात मैंने बहुत जगह पे मल्टीपल लोगों का ख्याल है कि कोई वक्त मौका महल होता है ना किसी काम का। और फिर क्या आप समझते हैं कि आप लोग तहरीक चला लेंगे? ये भी एक सवाल है। देखिए यास्मीन, सबसे पहली बात तो ये मेरे भाई हैं, मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे तो ये आज़ादाना तज़िया निगार से ज़्यादा कोई नून के रिप्रेजेंटेटिव लग रहे थे। मैंने तो बड़े इज़्ज़त से बात की। बड़ा वो लेती हूं वैसे। देखिए मैंने तो अपना व्यू दिया ना, इन्होंने अपना व्यू दे दिया। देखिए इन्होंने तो अपना व्यू दे दिया, हमें इन्होंने फारग करके बैठा दिया। चले यार, बैठ के आप सुन भी तो लेना थोड़ी सी। नहीं, मैं अपनी कम्युनिटी की इस मसले में बड़ी वकालत करती हूँ। बिल्कुल आप वकालत करें, बिल्कुल आप वकालत करें। लेकिन मुझे खुशी होती है अगर मेरा भाई थोड़ा सा सिंध की तरफ भी चला जाता और कहता कि जी हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने तो करप्शन की नहीं है, वो तो हाथ साफ सुन तो ले सर, छोड़ दें सर, सालों को छोड़ दें, आप एक साल पे आ जाएं पीछे 2024 के बाद। देखिए अब आपने सवाल कर दिया, मैं एड्रेस करूं बिल्कुल काउंटर करें। देखिए आप बात कर रहे हैं, मैं तसल्ली से जवाब दूंगा। नहीं आपकी पार्टी का एक मिनट, देखिए यास्मीन, अगर ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इख्तियार वली साहब के साथ बैठा हूं। ठीक है, इनकी पार्टी का झंडा जलाया पीपल्स पार्टी के मलक अजमत में, मैंने उस पर सख्त ट्वीट किया और मैंने बिलावल को टैग किया। बिलावल ने फौरी तौर पर उनको फोन किया, उसने आज सरेआम माफी मांगी। इनके पार्टी में ये कल्चर से बहुत शुक्रिया। मैं होपफुल कि जी मेरे भाई मुझे इंटरप्ट भी नहीं करेंगे उसके बाद जो बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद नून वाले तो वैसे ही फरिश्ते हैं, क्योंकि वो पिछले 40 साल से फरिश्तों के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने जो है इतने बड़े कारनामे, दूध की नहरें बहा दी हैं पाकिस्तान में और इतना ज़्यादा खुशहाली पैदा कर दी है कि उनके अपने मकानात, बच्चे सारे के सारे इंग्लिश नेशनल हैं, पाकिस्तानी तो है नहीं। कभी कहते थे पाकिस्तानी नहीं है, पर्चे हो जाते थे, कहते थे जी पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है, पर्चा हो नहीं सकता, इन पे पूछ नहीं सकते। जब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। यार फॉर गॉड सेक, हर पार्टीज़ के अंदर आइडियोलॉजी वाइज एक कॉन्सेप्ट होता है और उसके बाद आपके अपने अपने नज़रिए होते हैं, आपके अपनी अपनी डेमोक्रेसी में जमहूरियत होती है। इख्तिलाफ क्या होता है? इख्तिलाफ वो होता है जो आपके मरियम नवाज में और चौधरी निसार अली खान में था। इख्तिलाफ वो होता है जो मरियम में और शाहिद खाकान अब्बासी में था। एक इंटीरियर मिनिस्टर था, छोड़ गया पार्टी, एक वज़ीर आज़म था, छोड़ गया पार्टी। किसके पीछे? मरियम बीबी के पीछे। इख्तिलाफ वो होता है कि जो आपकी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की गाड़ी में बैठे होते हैं, जिसको सफदर अब्बासी और नईद खान कहते हैं, और आज वो पार्टी में है ही नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। कहीं नजर आया पिछले 10 सालों में, 15 सालों में? नहीं है। दिस इज इख्तिलाफ। तो हम एक जगह बैठते हैं, जमहूरियत है, बात करते हैं, कोर कमेटी में करते हैं, लीगल कमेटी में करते हैं, मैं दोनों का मेंबर हूँ। उसके बाद खान साहब से भी डिस्कस करते हैं, आपस में राय आती है। इसको लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ नहीं कहते। और नंबर 3 चीज़, तहरीक चलती है उसी टाइम में जब आप गर्दन दबा के बैठे रहते हैं और ये समझते हैं कि ये तो खत्म हो चुके हैं। तहरीकें उसी टाइम जन्म लेती हैं। उसके लिए वक्त, टाइम, ला महल्ला ये वो नहीं होते। ईरान के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ईरान के अंदर एक दिन में इनकलाब आने के बाद पूरी असेंबली ब्लॉक से उड़ा दी गई, लेकिन जमहूरियत चढ़ती रही। कारकुन 4 बैठे हैं, आज खान साहब आज तो क्या हो गया? पर्चे तो 22 के बाद 27 मार्च से लेके आज तक पर्चे ही पर्चे। आप लोगों की आधी पार्टी का क्लेम है कि 26 नवंबर को लोगों की जाने गई। आपके क्या गलत क्लेम है? सैकड़ों आप कहे ना कहे, आपके ये मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये आपके पीछे डी चौक। मुझे तो बड़ा अफसोस है, आपके पीछे डी चौक है। अपने स्टाफ से पूछे जाने गए या नहीं। मुझे तो बड़ा अफसोस है। आई एम वन ऑफ दोस पीपल जो यहाँ बैठ के इस बात के ऊपर रोज बहस करते हैं कि ये क्यों हुआ। आपके चीफ मिनिस्टर अली गद्दापुर ने बाद में आकर हवाई फायरिंग हुई, उससे बंदा थोड़ी मरता। मेरी बात सुन, ये मैंने नहीं। यास्मीन मेरी बात सुन, आपके बिल्कुल पीछे स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे डी चौक है। बिल्कुल है। आपके लोगों को नहीं पता फायरिंग हुई नहीं हुई। एक मिनट सुन, मेरी बात सुन। ये आपके बिल्कुल राइट पे पीछे पिम्स हॉस्पिटल और पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है। क्या रिकॉर्ड गायब नहीं हुए? क्या सील नहीं हुए हॉस्पिटल? क्या बात कर रहे हैं यार? अब बात ये अली अमीन के ऊपर आया तो मैं वो कहते हैं हवाई फायरिंग। नहीं ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे नहीं है। आज भी हमारी प्राइवेट कंप्लेंट for registration of FIR of murders of more than 11% is pending before the session इस्लामाबाद। और उसमें गौर अली जो है he is a complainant। प्राइवेट इस्तगासा भी पड़ा हुआ है हमारा। किसने कह दिया? किसने कह दिया? मेरे अपने हल्के में ये अलीपुर के अंदर NA48 इस्लामाबाद में बच्चा शहीद हुआ, हम गए, उसके सारे के सारे गए, हमारी टॉप लीडरशिप भी गई उनके पास, वहाँ पर हम उसके तदफीन में भी गए, उसके बाद भी गए। सो बात यह है कि तरीकों के लिए तो देना पड़ता ना ब्लड। अब बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगर मेरा
तो नहीं है ना, मेरा हक है, मेरा हक है ना, पीपल्स पार्टी के लोग मांग गए तो उनको डंडे पड़े। बिल्कुल जाए, रेड जोन नहीं, डी चौक इज नॉट अ रेड जोन, ये बाहर आपके ब्लू एरिया नहीं, ये बिल्कुल सुन ले, नहीं, चाइना चौक जो है वो कसुम प्लाजा के सामने है, डी चौक है आपका, ये बिल्कुल पीछे है, यहाँ पर गेट लग गया ना, गेट से बाहर खड़े होने पे मुझे क्या एतराज है? सर आपके लोग नारे लगाते हुए आप इसी के विटनेस है, आपका मीडिया विटनेस है कि गेट से बाहर कंटेनर के ऊपर बंदा नमाज पढ़ा था, उसको नीचे फेंक दिया गया। यार किस कैपेसिटी में यार, किस कैपेसिटी में यार? अब बात यह है कि तहरीक हमने चलानी है ना, हम मरने के लिए तैयार हैं, हमें आप मारे, हमारे साथ आपने क्या क्या कुछ नहीं किया, पार्टी नहीं टूटी। आज भी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल असेंबली के अंदर 91 सीट के साथ पीटीआई है, आज भी 100+ सीट्स लेके पीटीआई बैठी हुई है पंजाब में, केपी में गवर्नमेंट। सुन लें जीबी के बाद जो है, जीबी के बाद आपके कश्मीर के अंदर, कश्मीर के बाद आपके सिंध के अंदर कोई एक पार्टी तो बता दो जिसने 265 सीटों पर टिकट दिया। ब्रेक से वापस आ 9 मई के बाद कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो वापस आ जाती हैं हॉन्ट करने के लिए। अली अमीन गंडापुर साहब ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स देते हैं जो वापस आ जाती है उन्हें हॉन्ट करने के लिए। इसको पता ही नहीं होता, इसको पता ही नहीं होता। आप मुझे एक बात बता दें, मुझे एक चीज का मैं हक तो रखता हूँ बात करने का। मैं ये तो कहता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी कि यार पिछले दफा का 3 दफा का वज़ीर आज़म जैसे तैसे भी 47 का MNA बना हुआ बैठा है जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसकी अभी आपने बटन दबाने की तस्वीर नहीं, वो पिछले जज में कहां थे, पता नहीं कौन से कबूतर उड़ा थे वो किधर है। उन्होंने मोदी के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में दिखा दें। सर वैसे ये सवाल मेरा भी था और मैंने पूछा है मुसलसल, अब ये मुझे मेरा भाई जवाब देगा कि कहां है मियां नवाज शरीफ। वापस आके इस पे भी बात करते हैं मजीद। अली अमीन गंडापुर साहब और रीमा खान साहिबा की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, वो भी आपको दिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक में जाने से पहले जो मैं एक शॉट का जिक्र कर रही थी, मेरे ख्याल है आप दोनों की तरफ से पहले वो शॉट सुना देते हैं क्योंकि विकेट के इस तरफ कौन खेल रहा है, उस तरफ कौन खेल रहा है, ये एक बहस हो रही थी। इमरान खान साहब की ट्वीट आई तो ये बहस मजीद बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि विकेट की दोनों तरफ जो खेल रहे हैं मैं उनको जानता हूँ, मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अब वो विकेट की तरफ दोनों तरफ खेलने वाला एक बयान जो है वो पहले कौन दे चुका था, उसके हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, थोड़ा सा ये एक शॉट देख लीजिए प्लीज। मुझे विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है कौमी मफाद की खातिर, तो क्या इमरान रिहा करो एक तो ऐसे सवाल किया करो ना जिसका सर पाऊं, किसी ने प्लान किया होता है, पता नहीं क्या सवाल करे, मैं जवाब। अब ये जो है ना प्लांट किया हुआ सवाल, ये तो मैंने पहले ही कहा ना मैं एक्सेप्शन लेती हूँ इस बात पे, सहाफ़ी ने सवाल के जवाब दे दें। लेकिन वैसे मैंने सवाल से ज़्यादा आपको पीछे रीमा खान साहिबा की हंसी दिखानी थी जो इस बात पे उन्होंने की। अली अमीन गंडापुर साहब एक पॉडकास्ट में ये कह चुके हैं कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अगर पाकिस्तानी हैं तो मुझे खेलने में कोई आर नहीं है। इमरान खान साहब ने कहा कि जो विकेट की दोनों तरफ खेलता है मैंने उसको पहचान लिया है। तो ये किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को आप? PTI का पहला अलमिया तो ये है कि वो सबसे ये तवक्को रखते हैं कि आप इमरान रियाज टाइप सहाफत करें, तो हम ये भी ना करें, छोड़िए हम क्यों किसी को लेबल करते हैं। हाँ मतलब है वो हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो सहाफत करते हैं, हम तनकीद करेंगे, आप पे भी करेंगे, दूसरों पे भी, जहाँ अच्छाई होगी उसकी तारीफ भी करेंगे। ये कुछ इस तरह के लोग ऐसी बात आपकी कतब कलामी हो रही है, लेकिन जिन्होंने एंटी पाकिस्तान एक स्टैंड लिया इस टाइम के अंदर उसको जरूर हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा जिसका अपना ओपिनियन होता रहे। देखिए ओपिनियन की आज़ादी तो देनी चाहिए, लेकिन ओपिनियन से आप इख्तलाफ तो कर सकते हैं ना, ये इख्तलाफ करने देंगे तो हम इख्तलाफ करेंगे ना, इख्तलाफ तो करते रहेंगे। देखिए अभी बुखारी साहब ने एक बात की, मैं उस पर थोड़ा सा आना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ खामोश थे, बिल्कुल ठीक बात की। वो क्यों खामोश थे? हर शो में हम कहते हैं 3 मरतबा के वज़ीर आज़म बिल्कुल थे, मानना पड़ेगा वो इलेक्शन जीत गए हैं, वो आमरीयतों से टकराए, मुश्किलात का सामना भी किया, ये लोग तो नहीं मानते, लेकिन चलो हम तो कहते हैं ना। लेकिन इस मौके पे वो क्यों खामोश थे, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लीडर का काम ये होता है कि वो कौम को मोटिवेट करे, कौम को मजबूत बनाए, उसको मैदान में लाए, उसको हौसला जाके एक पोस्ट कर दे मियां साहब से, वो भी ना हो सका तो सिर्फ ये तो सियासत नहीं है कि आपकी बेटी वजीर आला पंजाब बने और आपका भाई प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, हम उनको देखेंगे, उनके डिलीवरी पे, उनके काम पे हम कमेंट्री करेंगे कि किया है, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, उस पर हम बोलेंगे। लेकिन बहैसियत लीडर शहबाज शरीफ या मरियम नवाज नहीं, ये लीडर आप हैं पार्टी के, जिस तरह इमरान खान है, वरना लीडर तो इस वक्त तो चेयरमैन बैरिस्टर गौर है, या अलीमा खान उनकी बहन है।
गंडापुर उनके चीफ मिनिस्टर है, लेकिन लीडर इमरान खान है, पॉलिसी वही होगी जो इमरान खान कहेंगे। हम शहबाज शरीफ के ऑफिशियल स्टेटमेंट को पॉलिसी नहीं समझेंगे, जब आप बात करेंगे लीडर की बात वही होगी। आप क्यों खामोश थे? एब्सोल्युटली। ये जो दोनों तरफ विकेट पे खेलने वाली बात है, चलिए मैं पहले अली बुखारी साहब से पूछ लेती हूँ। दोनों तरफ विकेट पे खेलने वाले, मैं आज एक जगह देख रहा था, जब अलीमा खान बात करती है और कहती है कि बाज लोग चुपके मिल जाते हैं, तो आप जरा उस अचानक गंडापुर साहब की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अली बुखारी साहब आप भी होते हैं अलीमा खान साहिबा के साथ, लेकिन कि 2-3 लोग जब होते हैं ना तो अलीमा खान साहिबा की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। वो सवाल भी कर रही हैं, आप वो क्वेश्चन भी कर रही हैं। मुझे तो लगता है कि वो लीडरशिप को चार्जशीट भी करती हैं किसी हद तक। उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब के लिए भी सवाल किया कि इनसे पूछें कि इनको किसने कहा है कि खान साहब रिहा हो रहे हैं। फिर ये अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट पे आपने खुद देख लिया कि वो किस तरह हंसी और किस तरह वो पीछे हो गई। तो ये थोड़ा सा मुझे बता दें क्या मामला है। वो कह रहे हैं कि विकेट की दोनों तरफ खेला जा सकता है, खान साहब कहते हैं मैंने आइडेंटिफाई कर लिया वो लोग। देखिए कोई मामला नहीं है यशफीन, इसमें मुझे तो कोई चीज़ ऐसी नजर नहीं है। मैं तो हमेशा अलीमा खान साहबा के साथ होता हूँ, उनकी पिटिशंस फाइल होती हैं, उनकी बेल्स होती हैं, और इसके अलावा जो पार्टी लीडरशिप आती है एज अ कौंसल भी मैं साथ होता हूँ। तो ऐसी चीज़ कभी नज़र नहीं आई हमें, और ना हमने कभी उनसे सुनी। सच्ची बात है। मैं तीनों बहनें होती हैं, तीनों बहनों के साथ होता हूँ मैं। उनकी जो पिटिशंस आए हाई कोर्ट हो, हर डेट ऑफ हियरिंग पे वो आती हैं, पर्सनली मुझे जानती हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो बात करती हैं सारी। खान साहब की जो अंदर जाते हैं मुलाकात के लिए, उसमें भी जो रेफरेंस तो मैंने तो इसलिए सवाल भी कह दिया ना कि आपके साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती, शायद लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है ना आपके साथ, वहाँ पे है। देखें ऐसी बात नहीं है, अगर खान साहब को किसी किस्म का लैक ऑफ ट्रस्ट हो किसी के ऊपर, चाहे वो चेयरमैन है या अली अमीन है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है ना। एक जुबान से उन्होंने एक लफ्ज़ कहना है और इन हाउस चेंज हो जाना है। तो इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है उसके अंदर। जब खान साहब ने नहीं, अब देखें ना, फिर मेरे भाई बीच में इंटरप्ट करते हैं। बात यह है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। उनका भाई जेल में है, उनकी भाभी जेल में है, उनका भांजा 10 साल सजा होगी जेल में, खुद बेचारी तारीखें भुगत रही हैं, पर्चों पे हैं, बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं। उन्होंने फंड रेजिंग के लिए बाहर जाना था, जो कि शौकत खानम हॉस्पिटल और नोमल यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली अरेंज की गई थी। उनको हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी, लेकिन उसको इजाज़त नहीं दी जा रही। सो रोज़ वो लाहौर से आती हैं, एक दिन इस्लामाबाद तारीख होती है, एक दिन लाहौर तारीख होती है, फिर यहाँ से वापस आती हैं। रोलिंग स्टोन बनाया हुआ, और इस एज की 70+ एज की खातून है वो, उनकी दोनों बहनें भी साथ आ रही होती हैं, इस एज में धक्के खा रहे हैं यार। तो बात यह है कि स्ट्रगल किसके लिए करें? फॉर द सेक ऑफ द कंट्री ना, फॉर द सेक ऑफ द पीपल है ना। कोई कमेंट कर दे इसके ऊपर कि लैक ऑफ ट्रस्ट बहनों का भी लग रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं है। बच्चों का भी लग रहा है। उनके बच्चों ने कहा कि हमारे वालिद के मामले पर खामोशी हो गई तो हमें बोलना पड़ा। देखें बात यह है कि बच्चों का भी राइट है कि वो बोलें, वो अपने नजरिए से सोच रहे हैं। उनके वालिद साहब जेल में हैं, उनके वालिद साहब 2 साल के बाद वो बोले, तो क्या करें? देखें ना, आप उनकी बात भी नहीं करा रहे। जो खान साहब का प्रेसिडेंट रूल्स में जो उनका राइट है, आप वो भी नहीं दे रहे। आप लोगों के यानी लीडरशिप के बारे में कहा, उसका जवाब देना। वो कहते हैं खामोशी हो गई तो हमें बोलना पड़ा। के बारे में उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं की। लीडरशिप जो काम करती है वो इमरान खान साहब से पूछे बगैर नहीं करती। आपको अभी आपने जिक्र किया यहाँ पर कि जी हमारा वो एहतजाज स्टार्ट होना है, टाइम है। जो खान साहब कहेंगे, मैंने एक ही जवाब दिया आपको कि कोर कमेटी में डिस्कस होता है, लीगल कमेटी में डिस्कस होता है, उसके बाद इमरान खान साहब से पूछा जाता है। जो खान साहब का हुक्म आता है वो मानो जो टाइम है ना, उसके बाद आपका कारकुन भी आपसे सवाल पूछ रहा है। आपने देखा कैसर साहब ने जब एक लोकल गैदरिंग में ये बात कही ना कि हम ऐलान करेंगे तारीख का, तो एक लोकल ने वहाँ पे कॉलर ही ऑलमोस्ट पकड़ लिया कैसर साहब का और पूछे कब करोगे, जब जनाजा निकल जाएगा इमरान खान का। उसमें नहीं है सवाल कर रहे हैं लोग के नहीं है, ना लोगों के सवाल पे होनी है, ना लोगों के जवाब पे होनी है, ना हमारे सवाल पे होनी है, ना हमारे जवाब पे। उसका जवाब जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब देंगे। और इमरान खान साहब ने कल भी मुलाकात हुई लोगों से ना, उनकी वकला भी के अंदर, उन्होंने जो अपनी बात की वो एज इट इज हम तक पहुंची। अब उसके बाद भी जो आएगी, जो चीज भी आएगी, जो खान साहब की तरह होता है, उन्होंने कहा जी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, उन्होंने कुछ प्लान किया होगा, सोचा होगा, वो एज इट इज एग्जीक्यूट होगा। कोई कमेंट पे पसपर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई और हुकूमत के, आपको पता बड़ी इस बात को लेकर पसपर्दा मुज़ाकरात तो उस वक्त से हो रहे हैं जब से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला भी नहीं बने थे। अच्छा, पसपर्दा मुज़ाकरात से किसको इनकार है? वो कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के खिलाफ, उसके करीबी लोगों के खिलाफ करप्शन के कितने सारे केस मामलात हैं। ये जैसे मैंने 40 अरब की बात की, 17 अरब की बात की, वहाँ पर ठेकों के क्या मामलात हैं, वहाँ पर प्लांटेशन के क्या मामलात हैं, वहाँ पर सोलर के क्या मामलात हैं। गंदम से स्टार्ट कर देना जरा। मेरा भी सवाल कहना, आपने इतना गिना दिया, गंदम से स्टार्ट कर दे जरा। मैं आता हूँ, गंदम स्कैंडल है, मेडिसिन स्कैंडल है, बहुत सारे, यानी ये
ये मामलात। मुझे बताएं कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक भी एक्शन हुआ है? फैसल गंडापुर के खिलाफ हुआ है? उनके एक और भाई उमर गंडापुर का नतीजा है, बस पर्दा मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे तो उन्होंने बताया नहीं ना कि मरियम की हद तक आ जाए, गंदम पे आ जाए, मेडिसिन पे आ जाए, हॉस्पिटल्स पे आ जाए, जो प्राइवेटाइज हॉस्पिटल हो रहे हैं उन पे आ जाए जरा। आपके पीछे बाहर नहीं आ रहे, आपके पीछे बाहर नहीं आ रहे, बाकी 3 सूबे भी हैं यार। वाइंड अप करिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का अपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया। नाज़रीन न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।